बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। हम अपने जो है वो लेक्चर 2 है, लेक्चर 3 है, उसका पार्ट बी जो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, फर्स्ट वन जो है वो द रियल रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने देखा था कि जो रेट ऑफ रिटर्न में हमें 3 चीज़ें होती हैं, इन्फ्लेशन, रिस्क और टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इनमें से इन्फ्लेशन और रिस्क जो है वो रियल रिस्क फ्री रिटर्न में जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। इसमें सिर्फ जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है कि आप जो एक इन्वेस्टर है वो अपनी जो आज की कंजम्पशन है उसको जो है वो कितना पोस्टपोन करता है और उसको कितना पोस्टपोन करने पे जो है उसको कितना रिटर्न मिलता है। तो बेसिकली सिर्फ एक फैक्टर है जिसको हमने कैलकुलेट करना है, दैट इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो इसलिए हम इस रेट को जो है प्योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कहते हैं। तो ये रेट हमने जो है वो जैसे डिस्कस कर रहे थे कि इसको जो है वो रियल रिस्क फ्री रेट रिटर्न को जो डिटरमिन करने के 2 फैक्टर्स हैं, एक सब्जेक्टिव फैक्टर है और एक ऑब्जेक्टिव फैक्टर है। जो सब्जेक्टिव फैक्टर है दैट इज़ द टाइम प्रेफरेंस ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर द कंजम्पशन ऑफ इनकम। कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी जो इनकम है उसको जो है वो कंजम्पशन को कितना पोस्टपोन कर सकते हैं। लेट्स से व्हेन इंडिविजुअल्स गिव अप $100 फॉर कंजम्पशन दिस ईयर, हाउ मच कंजम्पशन डू दे वांट अ ईयर फ्रॉम नाउ टू कंपनसेट फॉर द सैक्रिफाइस। तो ये चीज़ कि अगर एक बंदा जो उसके पास $100 आज हैं, वो उसको आज कंज्यूम करने की बजाय जो वो कहता है कि अच्छा मैं 1 साल तक इसको विद होल्ड कर लेता हूँ कंजम्पशन को, लेकिन वो 1 साल बाद इस जो 1 साल उसने जो सब्र किया है या सेक्रीफाइस किया है उसके अगेंस्ट कितना ज़्यादा जो है वो कंज्यूम करना चाहता है। एक ये फैक्टर है जो बताएगा कि हमें जो है वो कितना जो है वो रिटायर जो है वो रिस्क रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो डिटरमिन करना है। और इस चीज़ को कि वो कितना कंज्यूम करना चाहता है 1 साल के बाद, उसमें आ जाता है कि ह्यूमन डिज़ायर है। सो द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन डिज़ायर फॉर करंट कंजम्पशन इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ कंपनसेशन रिक्वायर्ड। तो अगर आज उसको आप कह लें कि जिसके पास एक $100 है उसको जो है वो आप कह लें कि कंज्यूम करने के उसकी जो है वो डिज़ायर जितनी हाई होगी उतना ही जो ये जो रेट ऑफ रिटर्न है ये ज़्यादा होगा। लेकिन उस $100 को अगर किसी के आज जो है वो आप कह लें कि कंज्यूम करने की जो है वो जो डिज़ायर है वो लो है, तो इट मीन्स कि इट कैन इजीली सेक्रीफाइस फॉर द 1 ईयर में भी। तो इसलिए फिर जो है वो रेट ऑफ रिटर्न जो है वो भी लो डिटरमिन होगा। तो जितनी आपकी आप सिंपली कह लें कि जितनी जो है उसकी ज़्यादा सेक्रीफाइस होगी उतना ही ज़्यादा जो है वो रिटर्न वो मांगेगा। अगर उसको आज यूटिलाइज करने का ज़्यादा डिज़ायर है तो कहेगा अच्छा फिर अगर आज मैं सब्र कर रहा हूँ तो मुझे साल बाद जो है वो 110 मिलने चाहिए। लेकिन उसको जो है वो अगर वो चाहता है कि अगर आज चलो कोई बात नहीं, मुझे आज भी जो है वो कंज्यूम करने में कोई जल्दी नहीं है तो मैं कुछ ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं कर रहा हूँ, मेरे आज उसको कंज्यूम करने की खास डिज़ायर नहीं है, आप मुझे साल बाद 105 दे देना, प्रॉब्लम। मीन्स कि ये एक सब्जेक्टिव फैक्टर है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। और फिर होता क्या है कि जो टाइम प्रेफरेंसेस हैं वो आपको पता है कि वेरी अमंग इंडिविजुअल्स हैं। हो सकता है कि एक को जो है साल के बाद जो है वो ₹10 चाहिए, दूसरा कहते हैं मुझे साल बाद 12 चाहिए, तीसरा कहता है चलो साल बाद 7 भी मिल जाए तो खैरियत है। तो फिर इनमें से किस तरह जो है वो हमने जो है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कैलकुलेट करा। तो ऑफकोर्स मार्केट क्या करेगी, जिस तरह आपको पता है कि डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेज की बेस पे जो है एक इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो डिटरमिन करती है। तो मार्केट क्या करेगी कि एक कंपोजिट रेट निकाल देगी, आप कह लें कि एक एवरेज टाइप ऑफ रेट कि जो ना बहुत हाई हो, जिनकी बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है, आप कह लेंगे जिनकी बहुत ज़्यादा हाई जो कह रहे हैं कि हमने फ्यूचर में रिटर्न लेना है, ना उसको जो है वो जो है वो मेंशन करते हैं, ना ही जो बहुत लो है उसको मेंशन करते हैं, बल्कि एक कंपोजिट इन सब को जो है वो आप कह लें कि लेट्स से देयर आर 2 मिलियन इन्वेस्टर्स और हर बंदे की अपनी एक प्रेफरेंस है फॉर फ्यूचर, ठीक है। तो उन सब की जो है एक एवरेज एक जो आप कहें कि कंपोजिट रेट जो है वो मार्केट निकाल लेती है कि अगर आप लोग सेक्रीफाइस 1 साल करेंगे तो इस 1 साल सेक्रीफाइस करने के अगेंस्ट आपको जो है वो इतना रेट मिलेगा। और जो ये कंपोजिट रेट होता है ये ओवर द पीरियड सेम नहीं रहता है। ऑफ कोर्स आपको पता है कि जो लेवल ऑफ डिज़ायर है टू कंज्यूम समथिंग वो भी चेंज होती रहती है, और जो प्रेफरेंसेस हैं कस्टमर्स की या इन्वेस्टर्स की वो भी चेंज होती रहती हैं। तो जैसे जैसे इन्वेस्टर्स जो हैं उनकी जो प्रेफरेंसेस चेंज होती हैं, तो आप कह लें कि जिस तरफ मेजॉरिटी ऑफ जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी प्रेफरेंसेस जो है वो मूव करती हैं, ये जो कंपोजिट इंटरेस्ट रेट है ये भी उसी तरफ मूव करता है, ठीक है। अगर आप कह लें कि 2 मिलियन में से जो है वो 1.9 मिलियन ये कह रहे हैं कि अच्छा जो है हमने जो अगर 1 साल वेट करेंगे तो हमें
$100 के अगेंस्ट 110 मिलने चाहिए, जबकि इससे पहले जो थे वो कह रहे थे कि हमें 1 साल अगर वेट करते हैं तो हमें उसके अगेंस्ट में 18 मिलने चाहिए। तो कोर्स अब जो मेजॉरिटी ऑफ आप कह लें कि इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो प्रेफरेंस है वो 110 है, तो मार्केट का जो कंपोजिट रेट है वो 110 की तरफ से वो मूव करना पड़ेगा। तो एक्चुअली दिस इज़ द व्हाट वी कैन से सब्जेक्टिव नॉर्म है, सब्जेक्टिव फैक्टर है, और उसमें ह्यूमन डिजायर है उसका ज़्यादा लिंक होता है कि वो जो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है वो फ्यूचर में कितना जो है वो डिमांड करता है। तो एक ये फैक्टर है जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी बताता है या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो डिटरमाइन करता है। जो दूसरा फैक्टर है दैट इज ऑब्जेक्टिव फैक्टर। एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्या है कि सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द इकोनॉमी। आपके जो जिस इकोनॉमी में, लेट्स अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो है वो इन्वेस्टर जो है 5 मिलियन लेट्स रुपीज जो गवर्नमेंट को जो है वो टी-बिल्स की मद में देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर इकॉनमी में आप कह लें कि चाहे वो आप कह लें कि डिस्ट्रेस है और इकॉनमी जो है वो ग्रो नहीं कर रही है, जो लॉन्ग रन रियल ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ इकॉनमी बहुत स्लो है, या आप कह लें कि आगे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ ही नहीं है, तो गवर्नमेंट ये 5 मिलियन डिमांड ही नहीं करेगी। या डिमांड करेगी वो कहेगी अच्छा मैं आपको जो है वो 5% इंटरेस्ट नहीं दे सकती, मैं 2% इंटरेस्ट रेट दूँगा। तो इट मीन्स कि अगर तो इकॉनमी में जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इमर्ज कर रही हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं, तो ऑटोमेटिकली ये जो रेट है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर इकॉनमी जो है वो उसमें जो आप कह लें कि लॉन्ग रन रियल ग्रोथ रेट ऑफ द इकॉनमी बहुत स्लो है, इकॉनमी में जो है वो इन्वेस्ट करने के बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ अवेलेबल नहीं है। यहाँ इन्वेस्ट करने के बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ से मुराद है कि इन्वेस्ट करने के बहुत ज़्यादा आप कह लें कि पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू वाले जो है एवेन्यूज अवेलेबल नहीं है। क्या करेंगे कि लोगों की जो है वो डेट लेने के लिए या जो गवर्नमेंट है उसके लिए जब अगर इन्वेस्ट करने के लिए जो वो डिमांड है वो बारो बहुत कम होगी। जब ऑफ कोर्स बारोइंग डिमांड बहुत कम होगी तो जो इन्वेस्टर है वो क्या करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा या तो लो रेट पे देंगे, क्योंकि आप कह लें कि यहाँ सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, और अगर जो है वो लो रेट पे देंगे या वो अपने पैसे को जो है वो किसी और जो है वो एवेन्यू में जो है वो इन्वेस्ट कर we can say a positive relationship exists between real growth rate in the economy and the real real risk free return। ठीक है, तो कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री की बहुत अच्छी है तो जो रिस्क फ्री रिटर्न है वो भी आपको होगा। जाहिर बात है कि अगर जो इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है जहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं उससे जो है आपको आउटकम ज़्यादा मिलता है, तो आप अपने इन्वेस्टर्स को जो है उसमें से शेयर भी ज़्यादा देंगे। लेकिन अगर इकोनॉमी की ग्रोथ ही लो है, आप जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें से आपको आउटकम बहुत कम मिल जाए, तो फिर क्या अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी काम जो है वो ट्रस्ट रिटर्न जो है वो वापस करेंगे। तो दैट वाज ऑल अबाउट आवर यू कैन से रियल रिस्क फ्री रिटर्न। इसमें हमने जो है वो चीज़ें देखी हैं। अब जो सेकंड वन आता है वो है नॉमिनल रिस्क फ्री रेट। ठीक है ना, तो दिस इज समहाउ ट्रिकी कि जो है वो जो नॉमिनल रिस्क फ्री रेट है वो क्या होता है, लेकिन इसकी मैं आपको एक बड़ी सी सिंपल एग्जाम्पल और इसको जो है वो इन द स्टार्ट अगर आपने जो है वो लर्न करना है तो उसके लिए जो है मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एक आप कह लें कि वेरी सिंपल, ऑफ कोर्स इसमें कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट आएंगी, जो सिंपलेस्ट कैलकुलेशन वो ये है कि लेट्स से चूँकि हमने जो है वो रियल रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न वाला फिनोमेना है उसमें से हम जो है वो जो इन्फ्लेशन है उसको कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन जो नॉमिनल रिस्क फ्री रिटर्न है इसमें हम जो है वो इन्फ्लेशन को माइनस कर देते हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल है, अगर हमें जब वो फ्रॉम 1 जनवरी ऑफ 2019 टू 31 ऑफ दिसंबर 2019 एक साल के दौरान हमने जब 100 रुपये इन्वेस्ट किया था उस पर हमें जब 7 रुपये रिटर्न मिला, यानी 107 रुपये करके वापस कर दिए गए। ठीक है, तो ये जो 7% इंटरेस्ट है ये हमारा रियल रिस्क फ्री रिटर्न है। लेकिन अगर उस साल जिस साल में ये 7 रुपये मिले हैं कंट्री में जो इन्फ्लेशन भी हुई है और इन्फ्लेशन जो 4% रही है, हम कहते हैं 7 रुपये मिले हैं, 7% माइनस 4% इन्फ्लेशन हुई है माइनस 4 इट इज इक्वल टू 3% एक्चुअल हमारे जो है वो रिटर्न मिला है। यानी कि आप कह लें कि हमारी जो बाइंग पावर है वो किसी चीज़ को बाय करने की वो 3% बढ़ी है। तो ये जो 3% है ये हमारा नॉमिनल रिस्क फ्री रेट है, और जो 7% है वो हमारा रियल रिस्क फ्री रेट है। लेकिन ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है इसको अंडरस्टैंड करने की, इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है, लेकिन जब हम इसको जो है वो इन डिटेल देखेंगे तो इसमें थोड़ी सी और भी जो है वो कैलकुलेशंस आएंगे, हम इनको जो है वो क्लियरली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे।
सो जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो मार्केट में प्रिवेल कर रहा है वो सिंपली क्या है कि जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है प्लस जो है आप कह लें कि फैक्टर्स दैट विल अफेक्ट द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट सच एज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी एनवायरनमेंट। दो चीज़ें हैं जी। ऑफ कोर्स मॉनेटरी एनवायरनमेंट इसलिए कहा गया कि मॉनेटरी एनवायरनमेंट का जो फैक्टर है जैसे इन्फ्लेशन जो है वो कम या ज़्यादा होती है। तो सिंपली अगर आप जो आपका रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें से जो है वो माइनस कर दें आपके जो है वो इन्फ्लेशन को, तो आपका नॉमिनल जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। सो the variables that determine real risk-free return change only gradually because we are concerned with long-run real growth। ठीक है ना। तो जो real rate of interest है वो normally जो है वो slowly उसके जो है वो variables change होते हैं। जो real आप कह लें कि rate of interest है उसमें जो over the years variation है वो बहुत कम होती है, क्योंकि हमने देखा है उसके जो real interest free जो है वो real रिस्क फ्री रिटर्न है उसको जो है वो उसके लिए सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को आगे फर्दर दो फैक्टर्स हैं, दैट इज वन इज सब्जेक्टिव एंड वन इज ऑब्जेक्टिव। तो ये दोनों जो फैक्टर्स हैं उनमें से अगर हम जब ऑब्जेक्टिव देखें तो लॉन्ग रन जो रियल ग्रोथ है वो ऑब्जेक्टिव फैक्टर है जो मेनली इसमें कंसिडरेशन है जिसकी। और लॉन्ग रन जो रियल ग्रोथ है किसी कंट्री की वो बहुत जो है वो ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होती है। आप किसी भी कंट्री की जीडीपी ग्रोथ देख लें तो वो स्टेप बाय स्टेप मैनर में या तो अप जाएगी या स्टेप बाय स्टेप मैनर में लो जाएगी। ये नहीं होगा कि अगर आज किसी कंट्री की 7% ग्रोथ रेट है और जो है वो नेक्स्ट ईयर उसकी जो है -3 पे चली जाए, इस तरह नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक इसमें चीज़ है जिस तरह ये सिनेरियो ऑफ दिस वर्ल्ड है कोरोना वायरस एपिडेमिक, ठीक है ना। तो इस तरह के केसेस में जो है वो ये एक आप कह लें जैसे हम जैसे कहते हैं कि नॉन रेकरिंग आइटम है, जिस तरह हमने लास्ट है वो जो हमने सब्जेक्ट पढ़ा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में, जैसे हमने देखा कि नॉन रेकरिंग आइटम है ये, कि ये इस तरह के जो है वो आप कह लें कि जो है वो पैराडेमिक किए हैं या जो बीमारियाँ वो साल हर साल जो इमर्ज नहीं होती है, ये 20 साल बाद एक दफ़ा आता है। तो इस तरह के फिनोमेना की वजह से हो सकता है कि अगर किसी की जो है वो आप कहें कि रियल लॉन्ग रन किसी कंट्री की ग्रोथ रेट है वो एक साल और जो नेक्स्ट ईयर है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाए, लेकिन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ जो आप किसी भी कंट्री की जो है लॉन्ग रन रियल ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा जो है वेरिएशन उसमें नहीं आती है। ठीक है, तो इट मीन्स कि जो रियल रिस्क फ्री रिटर्न है उसमें जो आप कह लें कि वेरिएशन हैं या चेंजेस हैं ओवर द टाइम बहुत कम होती हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू दैट जो हमारे पास नॉमिनल रिस्क फ्री रिटर्न है उसके जो फैक्टर्स हैं, आपको पता है कि इन्फ्लेशन है और इसके अलावा जो है वो मार्केट कंडीशंस हैं, और आपको पता है कि इन्फ्लेशन और जो है वो मार्केट कंडीशन बहुत जल्द जो है वो चेंज हो सकती हैं। तो इट मीन्स कि जो हमारे पास आप कह लें कि नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न होगा वो ज़्यादा जो है उसमें डिस्पर्जन होगा, उसमें ज़्यादा स्प्रेड होगा, वो ज़्यादा तेज़ी से चेंज होता है एज़ कम्पेयर टू रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसकी एग्जांपल के लिए हमें जो है वो एक तो बड़े अच्छा इससे पहले एग्जांपल देखे हैं 1.5 हमने जो है वो पार्ट ए में कवर की थी। इसके अलावा हमारे पास एक और एग्जांपल अवेलेबल है जिससे हम देखेंगे किस तरह जो है वो इन्फ्लेशन की वजह से जो मार्केट में जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो किस तरह चेंज होता है। आपको पता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेसिकली ये इन्फ्लेशन एक फैक्टर है जो इसको डिटरमिन करने में जो है वो सबसे आप कह लें कि मेन फैक्टर है। हमने देखा कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को मेजर करने के 3 फैक्टर्स हैं, इन्फ्लेशन, रिस्क और टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो इन्फ्लेशन एक फैक्टर है जिसकी वजह से जो है वो इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा होगा, इन्फ्लेशन कम होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है वो कम हो जाएगा। तो इसमें हम जो है वो ये देखते हैं, एक जो है वो एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास जो बुक है उसी में से So here is the example. Exhibit 1.6 ये 3 month ट्रेजरी बिल यील्ड है यूएसए की है एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन उस टाइम स्पैन में क्या रहा है। तो ये हमारे पास जो डाटा है वो अवेलेबल है 1987 से लेकर 2007 तक। ठीक है, तो अब देखें कि जैसे ही जो है वो नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा तो आपका जो है वो 3 मंथ टीविंग्स रेट भी बढ़ जाएगा। अगर इन्फ्लेशन रेट यहाँ से हम अगर शुरू करें 4.40 था उससे बढ़ के 4.64 हुआ
6.5 हुआ, तो उसकी वजह से हमारा जो है वो 3 मंथ ट्रेजरी बिल भी जो है वो 6.67 से 8.11 पे आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है वो आप कह लें कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ा है, लेकिन इस टाइम स्पैन में हमारा जो है वो मंथली जो टेबल्स हैं वो उनके जो रेट डाउन गया। इट मीन्स कि इस टाइम स्पैन में जब हमारा इन्फ्लेशन रेट बढ़ने के बावजूद हमारा जो है वो 3 मंथ टी बिल जो है वो उसका जो है वो इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया। इट मीन्स के इन्फ्लेशन के अलावा जो दूसरे फैक्टर्स थे, जिस तरह रियल इकनॉमिक ग्रोथ कंट्री में वो इस टेन्योर में स्लो हो सकती है, तो लोगों के पास जो है वो आप कह लें कि इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ ही नहीं थे, तो जो है वो जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने जो है वो कम इंटरेस्ट रेट पे भी जो है वो पैसा जो है वो सूद पे दे दिया। इसके अलावा जो है वो टाइम वैल्यू मनी के हम देख लेंगे जो उसमें सब्जेक्टिव एक कंडीशन थी कि लोगों के जो आप कह लें कि सेंटिमेंट्स है या प्रेफरेंसेस थी कि हमें कितना इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए, वो लो थी, तो इसलिए जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ने के बावजूद 3 मंथ टी बिल जो रेट है वो कम हो गया है। उसके बाद देखें इन्फ्लेशन 6.11 से जो है वो डाउन होकर जो है वो 3.06 पे गई है, तो ऑफकोर्स इंटरेस्ट रेट भी कम हो गया है। इन्फ्लेशन मजीद 2.9 पे गई है, तो इन्फ्लेशन रेट भी इंटरेस्ट रेट भी हमारा कम हो। इस तरह ये सारे चार्ट को जो है वो ये कंसीडर कर सकते हैं कि हाउ इट वैरी ओवर द टाइम, और किस तरह जो इन्फ्लेशन जो है वो आपके जो इंटरेस्ट रेट के मामले जो है वो पॉजिटिव रिएक्शन होता है, बल्कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है बिटवीन रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इसकी एक हमारे पास एग्जांपल हम जो है वो इसको देखेंगे जो 3 मंथ टी बिल वाली है। इसमें ये देखें जी, हमारे पास जो 1999 में जो है वो हमारे पास 3 मंथ्स जो इंटरेस्ट रेट है वो 4.64 है, और हमारे पास जो इन्फ्लेशन है वो 2.7 है। इसके अलावा इन्फ्लेशन जो है वो जैसे इंक्रीज़ हुई है, हमारा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो गया है। एंड देन आप देखें कि फ्रॉम 1999 से लेकर 2003 तक विद इन 4 ईयर्स हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो 4.64 से गिर के 1.01 तक आ गया है। और इसकी एक मेन रीज़न क्या बनी है कि हमारी इन्फ्लेशन जो है वो 2.7 से गिर के इन्फ्लेशन रेट है वो 1.87 पे आ गया। तो इट मीन्स कि ये जो हमारे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो चेंज होता है ये ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, और इसमें जो है वो वेरिएशन या स्प्रेड जो है वो नॉर्मली ज़्यादा होता है। उसकी सबसे मेन रीज़न ये है कि उसमें जो है वो इन्फ्लेशन का फैक्टर होता है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन का फैक्टर ना हो तो जो हमारा आप कह लें कि रियल रिस्क फ्री रिटर्न है वो इतना जो है वो अब्रप्टली चेंज नहीं होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम जो है वो पार्ट बी को यहीं पे जो है स्टॉप करेंगे। इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, और देन इंशाल्लाह वी विल मूव टुवर्ड्स आवर फोर्थ लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।